नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारे रोजमर्रा के जीवन और कृषि में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर लोग पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक की। ये रासायनिक पदार्थ जो हमारी फसलों को कीटों से बचाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारी सेहत और पर्यावरण पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। इस वीडियो में हम कीटनाशक की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और हम जानेंगे इंसेक्टिसाइड के इतिहास को, उनके फायदे और नुकसान और इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब। तो अगर आप एक किसान हैं, एक उपभोक्ता हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपकी थाली में क्या क्या रखा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक सफर को और जानते हैं इंसेक्टिसाइड की सच्चाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड में क्या अंतर है इसको समझते हैं, क्योंकि लोग इन दोनों का मतलब एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेस्टिसाइड दो शब्दों से मिलकर बना है, पेस्ट प्लस साइड। पेस्ट का मतलब होता है आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला। इसमें कोई भी जीव आ सकते हैं, जैसे गाय, बंदर, सांप, चूहे या गिलहरी, कोई भी कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट। और साइड का मतलब होता है मारने वाला या उससे दूर भगाने वाला। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है सिर्फ कीटों को कंट्रोल करने वाला या फिर उन्हें मारने वाला। अब हम जानते हैं कि कितने प्रकार के पेस्टिसाइड का प्रयोग हम अपनी फसलों में करते हैं। ये पेस्टिसाइड मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। हर्बिसाइड, ये फसलों के बीच उगने वाले अवांछित पौधे यानी खरपतवारों को कंट्रोल करते हैं। इंसेक्टिसाइड, ये कीटनाशक कीटों को मारने या नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फंजीसाइड, ये फसलों पर फफूंद यानी फंगस के संक्रमण को रोकते हैं। रोडेंटिसाइड, ये चूहों को मारते हैं। लार्विसाइड, ये कीटनाशक कीटों के लार्वा को मारते हैं। मोलस्किसाइड, ये मोलस्का यानी घोंघा को कंट्रोल करते हैं। बैक्टीरियासाइड, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को कंट्रोल करते हैं। एल्गीसाइड या शैवाल नाशक, ये एक जैवनाशी है जिसका प्रयोग शैवाल को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और जानते हैं इनके मानव स्वास्थ्य पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव। इसे जानने के लिए हमें जानना होगा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इतिहास कि प्राचीन काल के लोग अपनी फसलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए कौन कौन सी तकनीक अपनाते थे और क्या क्या प्रयोग करते थे। पेस्टिसाइड का इतिहास बहुत पुराना है और यह कृषि के इतिहास से सीधा जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में लोग कीटों और रोगों से फसलों को बचाने के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करते थे, जैसे कि नीम, प्याज, लहसुन और अन्य पौधों के अर्क। कीटनाशकों का पहला प्रयोग लगभग 4500 वर्ष पहले सुमेरियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने कीटों और घुनों को नियंत्रित करने के लिए एलिमेंटल सल्फर नामक धूल का प्रयोग किया था। 19वीं सदी में इस समय से रासायनिक कीटनाशकों का विकास शुरू हुआ। 1867 में पेरिस ग्रीन ताम्र आर्सेनाइट नामक पहला व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला कीटनाशक बाजार में आया। इसका उपयोग आलू के भुनगे यानी पोटैटो ट्यूबर मोथ से बचाव के लिए किया गया था। 20वीं सदी में 1939 में स्विस वैज्ञानिक पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज की। 1940 में मलेरिया को रोकने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल किया गया। इनका निशाना सिर्फ मच्छर थे। डीडीटी कीटों को मारने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ, जिसने कीटनाशकों के उपयोग में क्रांति ला दी और इसके बाद किसान इसका प्रयोग फसलों में भी करने लगे। बाद में इसके नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के कारण इसे प्रतिबंधित करना पड़ा। 1960 के बाद राचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में 1962 में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों पर ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद कीटनाशकों के उपयोग में अधिक नियंत्रण और नए और कम हानिकारक कीटनाशकों के विकास की दिशा में काम शुरू हुआ। 1960 में हरित क्रांति आने से फसल उत्पादन 3 से 4 गुना बढ़ा, क्योंकि इस क्रांति में किसानों को सारी सुविधाएं दी गई, जैसे ज़्यादा उपज देने वाली किस्में, फर्टिलाइजर, सिंचाई की उच्च व्यवस्था, मशीनें और फसल को कीटों और खरपतवारों से बचाने के लिए हाई क्वांटिटी में इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण उत्पादन लोगों की सोच से भी बहुत ज़्यादा हुआ। हरित क्रांति में खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ और धान के उत्पादन पर ध्यान दिया गया और यह क्रांति नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में हुई और इसलिए इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और भारत में 1967 से 1968 में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना, क्योंकि 1943 में भारत विश्व में सबसे अधिक खाद्य संकट से पीड़ित देश था। बंगाल में अकाल के कारण पूर्वी भारत में लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग भूख के कारण मर गए थे।
1960 के दशक से पहले कीटनाशकों का उपयोग सीमित था और मुख्य रूप से प्राकृतिक कीटनाशकों पर निर्भर था, लेकिन 1960 के बाद कृषि उत्पादन को बढ़ाने और फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था। इससे कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, लेकिन इसके साथ ही कीटनाशकों का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग होने लगा। 1970 से 1990 के दशक यह समय अवधि इंसेक्टिसाइड के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि का गवाह बना। इस समय किसानों ने कीटों को नियंत्रित करने के लिए डीडीटी, इंडोसल्फान और अन्य प्रभावी कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया, जिसके कारण कई स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई। कई कीटों ने इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर ली, जिसके कारण इंसेक्टिसाइड के उपयोग की आवश्यकता भी बढ़ गई। अब हम जानते हैं मानव स्वास्थ्य पर इनके दुष्प्रभाव। तत्कालीन प्रभाव में जैसे सांस संबंधित समस्याएं। कीटनाशकों का धुआं या फुहार अगर सीधे सांस में चला जाए तो इससे सांस लेने में कठिनाई, गले में जलन और छाती में दर्द हो सकता है। त्वचा संबंधित समस्याएं। कीटनाशकों के संपर्क में आने से त्वचा में जलन, खुजली या फिर चकत्ते हो सकते हैं। नेत्र संबंधित समस्याएं जैसे आंखों में जलन, लालिमा और दृष्टि में धुंधलापन हो सकता है। पाचन तंत्र की समस्याएं। अगर कीटनाशक के अवशेष भोजन में होने पर इसके सेवन से उल्टी, दस्त, पेट में दर्द आदि हो सकते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव। अगर हम लंबे समय तक कीटनाशक के संपर्क में रहते हैं तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना और याददाश्त में कमी। और प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, जिससे जन्मदोष, गर्भपात और अन्य प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ कीटनाशक शरीर के हार्मोनल संतुलन को भी बिगाड़ सकते हैं, जिससे थायराइड, मधुमेह और अन्य हार्मोनल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब हम जानेंगे कि ये कीटनाशक और किन किन माध्यमों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कीटनाशकों के अंश हमारे खेतों से हमारे अनाज, सब्जियों और फलों के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। खेतों से निकलकर बहने वाला पानी हमारी नदियों में पहुंचता है, फिर यह हमारे भूमिगत जल भंडारों से आखिरकार हमारे नलों में पहुंच जाता है। कीटनाशक उस घास या चारे के जरिए गाय के शरीर में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ से वे उसके दूध और फिर हमारे शरीर और माताओं के जरिए उनके बच्चों तक में पहुँच जाते हैं। कीटनाशकों का सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को होता है। दिल्ली में माताओं के दूध में कीटनाशक की मात्रा जानने के लिए एक अध्ययन किया गया तो पता चला कि उनके दूध में कीटनाशकों के अंश मौजूद थे और मां के 1 लीटर दूध में डीडीटी की मात्रा 1.27 मिलीग्राम पाई गई। डीडीटी एक ऐसा कीटनाशक है जिसके खेतों में इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, लेकिन लोग फिर भी इसका कहीं न कहीं यूज करते हैं। अब हम जानते हैं कि कीटनाशकों के प्रभावों को हम कैसे कम कर सकते हैं, उनका निवारण और सावधानियां। कीटनाशकों का उपयोग करते समय हमेशा सुरक्षात्मक वस्त्र, दस्ताने और मास्क का उपयोग करना चाहिए। इन्हें निर्धारित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए और इन्हें सही समय और सही विधि से लागू करना चाहिए। सब्जियों और फलों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से धोया जाए और कटी हुई सब्जियों को लगभग 30 मिनट तक नमकीन पानी में रखा जाए और उन्हें पकाने से पहले एक बार फिर धोया जाए। इस तरह सब्जियों से कुछ नुकसानदायक कीटनाशक बाहर निकल जाते हैं। या फिर इन सब केमिकल कीटनाशकों से बचने के लिए हम ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित करें और किसी तरह का खेत में रसायन उपयोग ना करें। एक स्वस्थ, सुरक्षित और रोग मुक्त भविष्य के लिए यही एकमात्र समाधान है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो कीटनाशकों के बारे में। उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी विशेष विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें।